आज का टॉपिक है बाल विकास के अंतर्गत अध्याय 4 समाजीकरण की प्रक्रिया। कुछ ही मिनटों में हम लोग इनको पूरी तरह से रिवीजन कर लेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कुछ टॉपिक समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत कोई एग्ज़ाम में आता हो तो क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं होगा, क्योंकि मैं पूरी तरीके से इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। ये ऐसा है कि पहला टॉपिक है समाजीकरण एवं इससे संबंधित सिद्धांत। समाजीकरण का मतलब क्या है? समाजीकरण केवल कौशल क्षमता प्राप्त करना या अनुकरण करना ही नहीं, बल्कि इसके माध्यम से व्यक्ति जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहार को भी सीखता है, जैसे सभ्य बनना, सुशील बनना, आत्मनिर्भर होना आदि आदि। समाजीकरण का महत्वपूर्ण घटक में परिवार, समाज एवं समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रॉस के अनुसार देखें तो समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करता है और उसमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। वहीं किम्बल यंग के अनुसार समाजीकरण की परिभाषा ये है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है एवं समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है तथा जिसके द्वारा समाज के मूल्यों एवं मान्यताओं को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। चलिए आगे बात करते हैं। समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। पहला कारक होगा पालन पोषण। पालन पोषण करते हैं कौन? माता पिता बालक का, है ना। तो माता पिता जब बालक का पालन पोषण करते हैं तो उनके अनुसार बालक में जो भावनाएं और अनुभूतियों का विकास होता है वह, या तो फिर कहें कि अगर हम दूसरे शब्द में बात करें तो कह सकते हैं कि बालक समाज विरोधी आचरण उसी समय करता है जब वह स्वयं को समाज के साथ व्यवस्थापित नहीं कर पाता है। समाजीकरण को प्रभावित करने वाले दूसरे कारक है सहानुभूति, यानी व्यक्ति को अधिक प्यार करने जब कोई लगता है तो उसके व्यवहार उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण होता है। तीसरा कारक है सामाजिक शिक्षण। सामाजिक शिक्षण का मतलब है कि बालक के समाजीकरण पर ये जो सोशल टीचिंग है यह क्या करता है, गहरा प्रभाव डालता है। जैसे कि सामाजिक शिक्षण बालक के परिवार से ही आरंभ होता है और माता पिता, भाई बहन और अन्य सदस्यों से यह खान पान, रहन सहन के बारे में शिक्षा ग्रहण करता है। वहीं चौथा कारक है पुरस्कार और दंड। मतलब समाज के हित को दृष्टि में रखते हुए जब कोई विशिष्ट व्यवहार करता है तो उसे पुरस्कार भी मिलता है और इसके विपरीत जब असामाजिक व्यवहार करता है तो दंड मिलता है। पांचवा कारक है वंशानुक्रम। बालक में वंशानुक्रम से प्राप्त कुछ आनुवंशिक गुण होते हैं, जैसे उसके स्वभाव, संवेग, सहज क्रियाएं और क्षमताएं। छठा कारक है परिवार। बालक के समाजीकरण में उसके परिवार का प्रमुख स्थान होता है। प्रत्येक बालक जन्म से किसी न किसी परिवार में ही होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वह अपना माता पिता, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आते हुए प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता, सहयोग आदि अनेक सामाजिक गुणों को सीखता रहता है। सातवां कारक है पड़ोस। यदि पड़ोस बच्चे का अच्छा हो तो उनके व्यक्तित्व के विकास पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और यदि पड़ोस खराब है तो बालक के विकास के बिगड़ने की संभावना रहती है। आठवां कारक है स्कूल, यानी परिवार और पड़ोस के बाद स्कूल एक ऐसा स्थान है जहां बालक का समाजीकरण होता है। नौवां कारक है साथी। 10वां कारक है समुदाय। 11वां कारक है धर्म। इन सब को हम अपने हिसाब से डील कर सकते हैं, इसीलिए मैं इसको डिटेल्स में नहीं बोल रहा हूँ। आगे है समाजीकरण के प्रकार। कितने तरीके से समाजीकरण हो सकता है? तो पहला प्रकार है प्राथमिक समाजीकरण, जिसको बोल सकते हैं कि यह बालक की जो है अवस्था में अपने जीवन की शुरुआत करता है। मतलब समाजीकरण जो है इस अवस्था में बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है, व्यवहारिक ज्ञान सीखता है, शिक्षा, संस्कृति, मूल्य तथा अभिवृत्ति का विकास इसी चरण में होता है।
द्वितीय या तो फिर गौण समाजीकरण जो है, ये दूसरा प्रकार है समाजीकरण का। इसके माध्यम से बालक सामुदायिक तरीके से सीखने के व्यवहार को अपनाता है। अब हम लोग देखेंगे समाजीकरण की अवस्थाएं। समाजीकरण की अवस्था में 3 तरह का अवस्था होगा: शैशव काल में, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। समाजीकरण की अवस्थाओं में शैशव काल, समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से ही आरंभ हो जाती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, बच्चों में आक्रामकता की प्रवृत्ति अर्थात नाराज होने की प्रवृत्ति होती है, आपस में झगड़ने की प्रवृत्ति होती है, अभिभावक के निर्देशों को इनकार करने की प्रवृत्ति होती है, सहानुभूति और सहयोग की भावना का विकास और जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। उत्तर बाल्यावस्था, इस अवस्था में बालक अन्य लोगों के विचारों और सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति होता है, प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है, सहानुभूति की भावना का विकास होता है। किशोरावस्था समाजीकरण की जटिल अवस्था है। सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन अर्थात सामाजिक सूझबूझ का विकास, आत्मविश्वास का मजबूत होना और विषम लिंग के प्रति आकर्षण का भाव होना इसी अवस्था में होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता: पहला, अध्यापक की भूमिका। समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करता है। विद्यालय बच्चे में आधारभूत सामाजिक व्यवहार तथा व्यवहार के सिद्धांतों की नींव डालता है। समाजीकरण की प्रक्रिया को की तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक का सर्वप्रथम कार्य यह है कि वह बालक के माता पिता से संपर्क स्थापित करके उसकी रुचियों और मनोवृत्तियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करें एवं उन्हीं के अनुसार उन्हें विकसित होने का अवसर प्रदान करें। बालक के समाजीकरण हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह उनके साथ स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करे। परिवार एवं अभिभावक की भूमिका: माँ और पिता के संरक्षण में रहते हुए बच्चा जो कुछ सीखता है वह उसके जीवन की अस्थायी पूंजी होती है। अनुशासन एवं सही समय पर सही काम करने की सीख उसके माता पिता से मिलती है। अच्छा काम करते हैं तो उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए तथा गलत कार्य करते हैं तो निंदा की जानी चाहिए। यही परिवार की भूमिका है। परिवार और समाज में अनुकूलित होने की प्रक्रिया को ही समायोजन कहते हैं। माता पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं परिवार के आर्थिक स्तर का भी बच्चे के समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। मित्र और समूहों का भी समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। भिन्न भिन्न तरह के बच्चे रहते हैं जिनका स्वभाव, आचार विचार, रहन सहन, स्तर, धर्म, संस्कृति, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि इत्यादि में अंतर पाया जाता है। ये विशेषताएं उन्हें वैश्विक समाजीकरण की ओर ले जाती है। समाजीकरण में खेल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समूह द्वारा अपनाए जाने या उसमें लोकप्रिय होने पर बच्चे में सुरक्षा की भावना आती है जो समाजीकरण के लिए बहुत आवश्यक है। सामूहिक खेलों से आदान प्रदान की भावना का विकास होता है। बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते हैं। खेलों के जरिए बच्चों में समूह के नेतृत्व के गुणों का भी विकास होता है। बालकों को अनुशासित होने की सहायता करता है। खेल में हार जीत का अनुभव बच्चों में सहनशक्ति का विकास करता है जो समाजीकरण में अत्यंत आवश्यक है। इस तरह से हमारा चौथा अध्याय समाजीकरण की प्रक्रिया खत्म होता है। अब जल्द ही मिलेंगे हम लोग एक नए अध्याय के साथ जिसमें पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोटस्की के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।